Let us begin with our revision session. Today I have planned that first I'll be taking up the chapter Constitutional Design, then you have electoral politics, and of course democratic rights, right? So in the revision, if you see on your computer or on the screen, you can see there is a फ्लो चार्ट मेड। और ये जो आपके चार हमने फ्लो चार्ट मैंने बनाए हैं और उसके नीचे जो बनाया, दीज आर द क्वेश्चंस। मतलब इफ यू से कि मैम इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमें आ सकता है, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ apartheid in South Africa? Second is, why do we need constitution? Then what was the Constitutional Assembly all about? Then, what are the institutional design provided, and why do we follow a constitution which has been designed 70 years back? अभी 2 दिन पहले, today is Tuesday, 28th of January. 26th of January, we celebrated our Republic Day. And that was a day when actually the constitution came into the effect, क्योंकि उस दिन से हमने अपने आप को जो है सोवरेन रिपब्लिक मान लिया था। एंड दिस वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो 26 जनवरी 1950 हम बात कर रहे हैं, दिस डे जो है इसके पीछे देयर इज अ स्टोरी, and that is how this constitution was designed, why this constitution was made, and above all, what is a constitution. तो सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है वो जाती है टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका, वेयर देयर इज अ वेरी dreadful jail, that is Robben Island, where the very famous first black president of South Africa was exiled, was prisoned, that is आपके नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है उनको ट्रेजन, TREASON, ट्रेजन मतलब धोखाधड़ी के इल्जाम में 28 years का जो है प्रिजन दिया गया था। एंड व्हेन ही केम बैक ऑन 26 April 1994, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इलेक्टेड। तो ये जो 28 years का जो सर्विस था, वाई इट हैपेंड, वाई इट वॉज अ स्ट्रगल। तो अफ्रीका बेसिकली वॉज रूल्ड बाय द यूरोपियंस, द वाइट मिनोरिटीज। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, लेकिन वो रिच थे, वाइट थे, उनके पास पैसा था, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया था। एंड इन साउथ अफ्रीका द practice of apartheid was there. Now, what is apartheid? How it was practiced? Three marker question. अपार्थेड होता है द सेग्रीगेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, गोरे और कालों के बीच का डिफरेंस। The whites, sorry, the blacks were not allowed to enter into the places of white minorities. They were tortured, they were beaten. उनको जो है, जो उनके जगहें होती थी जैसे बीचेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, इनमें भी ब्लैक्स के लिए अलग जगह और व्हाइट्स के लिए अलग, इवन इन द बसेस, सिनेमा हॉल्स। एंड उसी के अगेंस्ट आपके जो है नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने लड़ाई की थी। बहुत सारे लोग थे, बट ही वॉज द वन हु वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि ही वॉज द वन हु लेड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन द लेटर ईयर्स। उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें इक्वालिटी वॉज गिवन टू बोथ द कम्युनिटीज, द ब्लैक्स एंड द वाइट्स। ना ब्लैक्स को कोई, मतलब कि उनको कोई ऐसा कुछ, उनको उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ, ना व्हाइट्स को, मतलब व्हाइट्स को नॉर्मली इट वाज बिलीव्ड दे वुड बी पनिश्ड, लेकिन उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली। इक्वालिटी ऑफ राइट्स, इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी। In fact, there were two national anthems which were played for blacks and whites. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था ना, दैट बिकेम अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन, क्योंकि उसके अंदर हर एक इंसान को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी।
सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट योर एग्जाम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्कर में, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को बनाना, यानी द रूल्स, द रेगुलेशंस, द प्रोसीजर, हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड, हाउ इट शुड रूल, what are the things it can do and what are the things it cannot do. मतलब वो गवर्नमेंट कैसे बनेगा, जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शंस, देन गवर्नमेंट कौन से एरियाज में लॉ बना सकती है, 10th स्टैंडर्ड का आपका सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, विच आर द एरियाज ऑन विच यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, किस में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, देर आर स्पेसिफिकेशन, देर आर सम लिमिट्स कि गवर्नमेंट कौन सी चीज में एंटर नहीं कर सकता, लाइक दे कैन नॉट anonymously change the law, उसके लिए देर आर स्पेशल प्रोसीजर्स. सो इट गिव्स अस एस्पिरेशन, देता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसे बने. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज डिजाइन्ड अर्लियर बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928 along with 8 कांग्रेस मेंबर. 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. एंड उसके अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये जो आपके मेन एलिमेंट्स हैं उनको डाला गया था. और इसी एलिमेंट्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज फ्रेम्ड. और कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैग ऑफ बंडल्स, बंडल ऑफ सॉरी बोरोइंग, बंडल ऑफ बोरोइंग, मतलब हमने अलग अलग देश से अलग अलग प्रिंसिपल्स लिए थे. लाइक फ्रॉम यूएस से हमने लिया था बिल ऑफ राइट्स, यानी कि जो हमें राइट्स मिलते हैं वो हमने यूएस से लिया था. फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने जो है लिबर्टी, फ्रीडम, ये लिया था. फ्रॉम रशिया वी हैड टेकन द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट. फ्रॉम ब्रिटेन वी हैड टेकन द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो हमने सारे के सारे जितने भी हमारे मतलब कि वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर अराउंड, हमने उनके जो बेसिक क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, इसके जो राजेंद्र प्रसाद थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड जो आपके इनके ड्राफ्टिंग कमिटीज थी, मतलब जो ड्राफ्ट करते थे, जो बनाते थे, 8 ड्राफ्टिंग कमिटीज थी. ड्राफ्ट मतलब टू मेक, उसके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. दे मेट एट डिफरेंट टाइम. जब जब वो लोग कोई एक मतलब कि आर्टिकल लिखते, उसके बाद वो मीट करते. दे नेगोशिएटेड, दे डिबेटेड, देयर वाज अ पब्लिक डिबेट, उसमें लोग भी जाते, मीडिया भी जाती. एंड देन इवन एक दूसरे की बात से वो सहमत नहीं भी होते, देन ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे वुड अग्री. एंड दैट, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, दैट वाज द वन विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें और भी मेंबर्स थे जिनको प्रोविंशियल, मतलब उस जमाने में स्टेट्स नहीं होते थे, राजस्थान, गुजरात, प्रोविंसेस होती थी, उनके वहां पर इलेक्शंस हुए, उनमें से जिन लोगों को चूज किया गया, देवर द मेंबर्स. प्लस देयर वर पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, पंडित सॉरी महात्मा गांधी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट ही हैड गिवन हिज गाइडिंग फिलोसफी इन हिज बुक्स, हिंद स्वराज, जो भी वो मतलब कि न्यूज़पेपर लिखते थे, उन सब में उन्होंने अपने जो व्यूज है वो बताए थे, जिसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया था. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इट वॉज अमेंडेड मेनी टाइम्स, उसमें चेंजेस भी किए गए थे. एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज मतलब वो अडॉप्ट तो हो गया था हमारा ऑन 26 नवंबर, but it came into effect only on 26 January, because that was the day when Jawaharlal Nehru ने पहले 1930 में प्रोक्लेम किया था that India would become independent.
तो उनके वर्ड्स को मार्क करने के लिए 26 जनवरी को हमने उसको इट केम इनटू इफेक्ट. सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वॉज मेड. अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसका एक प्रियम्बल है. आपके पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रियम्बल मतलब द बिगिनिंग सेंटेंस जिसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता है. और उसको क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा द पीपल ऑफ इंडिया, वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ से हमने बनाया है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रियम्बल ऑफ यूएस, ऑल हैव दीज काइंड्स ऑफ क्वालिटीज. वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन यानी कि हम ही उसके रूलर हैं. सोशलिस्ट, इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सेक्युलर, all the people, all the religions are given equal rights. डेमोक्रेटिक, जो हमारे गवर्नमेंट है उसको हम इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव लिबर्टी which is given as right, justice, fraternity, brotherhood to everyone. So this is how. अब लास्ट आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, why do we accept a constitution which was made 70 years before? क्योंकि the constitution was made by, it was not made by single group. It was made by people on whom the citizens had the trust. इट हैड ऑल द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उसमें सारी चीजों के प्रिंसिपल्स थे. इसीलिए उसमें हर एक के लिए मतलब वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन और हेल्थ और यू आर टॉकिंग, सभी आपके जो एरियाज हैं उनके वेलफेयर को देखा गया था. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, इट वॉज मेड आफ्टर डिबेट्स. इट वॉज एन ओपन कंसेंशुअल मैनर. एंड दैट इज वाई इतनी ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से ही हम उसको आज भी जो है वी फॉलो. सो दैट इज द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल बी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. राइट. Second chapter which I am going to take up for today is electoral politics. Now electoral politics थोड़ा सा लंबा चैप्टर है. And you can expect or you can say that it has more weightage. आपका इस चैप्टर में वेटेज ज्यादा है. इस चैप्टर में यू कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज. आपके स्लोगन्स हैं, ये आपके आ सकता है व्हाट इज डिफेक्शन, देन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लोगन्स, ये सब आपके एमसीक्यूज में आ सकता है. देन यू कैन हैव द 2 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. देन 3 मार्कर क्वेश्चन मतलब कि द positive and merit and demerit of elections. एंड 5 मार्कर क्वेश्चन जिसके अंदर आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं. यानी कि इफ वी लुक एट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर हैज मोर वेटेज. राइट. तो प्लीज व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर लर्निंग, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं आप इन्हीं पे आप ध्यान कर सकते हो. और जैसे बना रखे इनको आप लोग जो हो याद करके यू कैन. नाउ द चैप्टर जो है एक्चुअल में स्टार्ट होता है विद वन एग्जाम्पल फ्रॉम हरियाणा. कि हरियाणा के अंदर देर वॉज अ लीडर हु हैड मेड, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी विच वॉज फाइटिंग फॉर जस्टिस, न्याय दल. एंड उनका मेन था कि जो फार्मर्स हैं उनको जो भी लोन दिया है दैट शुड बी फॉरगिवन. एंड व्हेन ही गेव दिस इलेक्शन कैंपेन, जब उन्होंने जो है ये इलेक्शन कैंपेन किया, लेटर ऑन इलेक्शंस में उनको उस कैंपेन की वजह से वोट मिला एंड ही केम इनटू पावर. ये आपका सेकंड स्टेप.
जब पावर में आए उन्होंने वो सारे प्रोमिसेस भी किए, लेकिन देयर वाज सम प्रॉब्लम, एंड इलेक्शंस में दोबारा से, मतलब कि देयर वाज अ मिड टर्म इलेक्शन, यानी कि उनका टर्म जो 5 इयर्स का था वो कंप्लीट नहीं हुआ, एंड अगेन इलेक्शंस हुए एंड कांग्रेस केम इनटू पावर। सो ये वाला जो पूरा एक आपका स्टोरी है, उसमें कैंपेनिंग, उसमें स्लोगन्स, देन उसके अंदर मतलब कि इलेक्शंस एंड मिड टर्म पोल, ये चार चीजों को हमने लर्न किया। तो नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज दैट। तो इलेक्शंस हमारे होते हैं वेयर यू आर इलेक्टिंग यूर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन किसी का भी हो सकता है, आपके RWA का हो सकता है, आपके स्कूल के मॉनिटर का हो सकता है, आपके स्कूल में हेड बॉय एंड हेड गर्ल का हो सकता है। So election is where you are the process of electing the representatives. And in the politics, elections means वो जो हमें रन करेंगे, जो गवर्नमेंट को रूल करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्या जरूरत है? तो कैन यू इमेजिन अ कंट्री विदाउट अ लीडर? आप बिना लीडर के किसी कंट्री को इमेजिन कर सकते हो? नो। सो यू नीड सम रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई आपको रिप्रेजेंट करे, जो आपके व्यूज को पार्लियामेंट में ले जाए, वेयर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, वेयर दे आर मेकिंग लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड रन द गवर्नमेंट। ये जो ऊपर चार पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज, ये 3 मार्कर में आए या फिर आपका 2 मार्कर में, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, अगर सिर्फ लिखा है एनी 2 पॉइंट, तभी आप 2 पॉइंट दोगे। ये सारी जो चीजें मैं साथ साथ में बोल रही हूं ना, इनको आपने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। नाउ व्हाट इज, व्हेन डू वी कॉल एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये हमने पहले चैप्टर में भी किया था। हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज इक्वालिटी फॉर एवरीवन, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वेदर यू आर रिच, पुअर, फार्मर, बिजनेसमैन, मैन, विमेन, सबको। इन इंडिया द एज इज 18 years। सेकेंडली, जो इलेक्शंस हैं दे शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ उसके बाद राजा बन के बैठे हुए। There should be choice given. There should be political parties, so that हम चूज करें कि हमें ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दूसरा चाहिए। Like in China, you have single party, so we don't have the choice. And the people, उनको खुद रिप्रेजेंट नहीं देना है, हम जिनको रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, दे शुड बी देयर। एंड जब इलेक्शन हो, तो देयर शुड बी फेयरनेस, इट शुड नॉट बी करप्टिव, लोगों को डराना धमकाना या ब्राइब करना, इट शुड नॉट बी देयर। तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस इन अ पॉजिटिव सेंस? मैंने इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा? बेसिकली अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। सो इट प्रोवाइड्स, जब इलेक्शन होता है कंपटीशन रहता है, तो आर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स गुड फॉर पॉलिटिक्स? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज 3 मार्कर क्वेश्चन। तो इफ वी सी द पॉजिटिव साइड, अगर कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली आपको जो है इंसेंटिव है। मींस अगर मेरे साथ कोई compete करेगा तो मैं उसको उसको उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। सेकेंडली, व्हेन कंपटीशन इज देयर, वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट द पीपल एंड वी वांट टू गिव सर्विस। अगर मैं सर्विस नहीं दूंगी तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, इससे लोगों को ही तो फायदा होता है। बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन्स, ये जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, गुट बना लेते हैं, फैक्शन मतलब गुट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। समटाइम्स दे यूज डर्टी ट्रिक्स, एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशंस करते हैं।
And that is why many times people who want to serve their nation do not go into politics. So there are merits and demerits. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है और ये आपके चॉइस में आया हुआ है अभी तक, या मेरिट आएगा या डीमेरिट आएगा, राइट? सो इन आवर कंट्री व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस? तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, एक होता है लोकसभा के लिए, यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें हम अपने प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। हम उनको चूज नहीं करते, हम उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं, एंड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ इन आवर कंट्री होता क्या है कि एक हमारा होता है यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा हमारा होता है जिस स्टेट में हम रहते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट, दिल्ली इज अ स्टेट, तमिलनाडु इज अ स्टेट। यहाँ पर जो है दे हैव देयर स्टेट असेंबली, यानी कि वो जो है आपके वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको और उनके जो नीचे काम करते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। सो जो हमारे जनरल इलेक्शंस हैं वो है फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, एंड फॉर द गवर्नमेंट जो हमारे होते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस हम बोलते हैं। ये सब आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देन इन बिटवीन, बाय चांस अगर वो गवर्नमेंट नहीं चल पाती है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, देन देर इज अ मिड टर्म पोल। मिड टर्म मतलब मान लो जो गवर्नमेंट चल रही है, इट कुड नॉट कंप्लीट इज टेन्योर, तो बीच में दोबारा से इलेक्शन होता है। एंड कभी कभी हमारे जितनी भी कंट्री है उसके जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में कोई मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गई, या वहां का जो कैंडिडेट है उसने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई, सिर्फ उस कॉन्स्टिट्युएंसी में दोबारा से इलेक्शन होता है टू इलेक्ट द एमपी, उसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शंस। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट? अब ये जो इलेक्शंस हैं हम इसको कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू? तो वी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने पहले हम लोगों को जब इलेक्शंस करने थे, द फर्स्ट इलेक्शन 1950 व्हेन सुकुमार सेन वाज द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी द इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त में हमने अपने कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसी में, एरिया में उसको जो है डिवाइड किया था। और उसमें हमारे जो है 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज है ओवरऑल, एंड इसके अंदर पूरे इंडिया में 84 आपके जो कॉन्स्टिट्युएंसीज होते हैं उनको हम शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करते हैं, एंड 47 हम शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि उस एरिया में जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और ये क्यों किया गया था? टू एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। और ये जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये हमारे स्टेट असेंबली और जो हमारे पंचायत या फिर हमारे जो लोक मतलब कि जो थर्ड लोकल लेवल है वहां सब में ये सेम होता है। ओनली इन द लोकल लेवल 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। अभी हमारे स्टेट और लोकसभा में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट? सो दिस इज हाउ इलेक्शंस के लिए हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्युएंसी को डिवाइड करते हैं। इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्युएंसी हैव बीन डिवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड व्हाई इट हैज बीन डन। ठीक है, अब एक बार इलेक्शन कॉन्स्टिट्युएंसी डिवाइड होगी, अब वहां पे जो लोग रहते हैं, दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, उनको उनका नाम जो है उसको लिस्ट बनाई जाती है, जिसको हम इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। वैसे तो दिस हैपेंस आफ्टर एवरी मतलब कि पीरियोडिक होता है, लेकिन आप खुद भी जाकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इफ यू आर 18 यू कैन ऐड। राइट नाउ एलिजिबल वोटर्स के लिए एपिक यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी इश्यू किया है, जिससे कोई आपके नाम से झूठा वोट ना डाले। तो ये तो हो गए उन लोगों के जो कि इलेक्शंस में वोट देंगे।
अब आता है जो लोग खड़े होंगे। Anyone who is 25 years and above can stand in the election. They are eligible. एंड उसके लिए उनको पहला, अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनको पार्टी टिकट मिलती है, यानी कि दे गेट द परमिशन। देन दे फिल द नॉमिनेशन फॉर्म एंड फीस। और उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के, ये पेपर में देखो मैंने तीन अलग से वेब चार्ट बनाया हुआ है, ये पेपर में आपके आता है। उनके पास कितना पैसा है, कितना खर्चा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड उनका कोई अगर क्रिमिनल ग्राउंड है, वो सारा उनको उसमें भरना पड़ता है एंड इलेक्शन कमीशन में डिपॉजिट करना पड़ता है। वंस द इलेक्शन कमीशन जो है उनको नॉमिनेट कर लेती है, उनका मतलब हो जाता है, उसके बाद द कैंपेनिंग इलेक्शन डेट आपका जो है वो अनाउंस होता है, जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि इस दिन आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में। फॉर द जनरल इलेक्शन नॉर्मली एक डेढ़ महीने के भीतर पूरे इंडिया के अंदर होता है। फॉर द स्टेट, जिस जिस स्टेट में जैसे जैसे 5 इयर्स खत्म होता है उनके वहां पर होता रहता है। सो ऑन द इलेक्शन डेट, द इलेक्शन, जो हम वोटर्स होते हैं, हम अपने जो इलेक्शन कार्ड है उनको लेकर वहां जाते हैं। पहले क्या होता था, आपके पेपर होता था जिसमें नेम्स और सिंबल होते थे। फर्स्ट वाले में तो वो भी नहीं होता था, 1950 में उसमें हमें ब्लैंक पेपर लिखा होता था, हमें उसमें भर के डालना होता था, फिर उसके बाद उसमें छाप के आता था, हमें उसमें टिक करना होता था। बट नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। List the two new changes introduced by Election Commission, EPIC and EVM. EPIC and EVM. अब आपने इलेक्शन मतलब कि ईवीएम में डाल दिया, इसके लिए स्पेशल प्लेसेस डेजिग्नेट होता है। देन ये जो इलेक्शंस, जब आपको जिस दिन बोला जाता है कि इलेक्शन है, उससे 14 डेज पहले मतलब द कैंपेनिंग स्टार्ट्स। और कैंपेनिंग क्या होता है, जब आपके ये जो एलिजिबल कंटेस्टेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आकर आपसे मिलते हैं, मीटिंग्स देते हैं, नए नारेबाजी करते हैं एंड दे गिव देयर मैनिफेस्टोस, मतलब वो क्या करेंगे इफ दे आर इलेक्टेड। और ये खत्म होता है इलेक्शन से एक दिन पहले 4 बजे। दे नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट दे आर नॉट मिस यूजिंग देयर वर्ड्स। तो इसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद उन डब्बों को इट इज टेकन टू अ सेफर प्लेस एंड ऑन द डेजिग्नेटेड डेट, मतलब जिस डेट को इलेक्शन कमीशन बताती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है। और जब ये काउंटिंग स्टार्ट होती है तो मीडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सब होते हैं, सबके सामने होता है एंड द पर्सन हु गेट्स द हाईएस्ट वोट इज कॉल्ड एज अ विनर। और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर आती है, दैट पॉलिटिकल पार्टी मेक्स द गवर्नमेंट। और जो हमने वोट दिए, हम लोगों ने, अब एक एरिया में हो सकता है 100 जने हैं जो 18 साल से बड़े लोग हैं, बट एवरी वन डू नॉट गो एंड गिव, डज नॉट गो टू द इलेक्शन। सब लोग वोट तो नहीं देते। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट दिया है आउट ऑफ 100, उसके परसेंटेज को हम बोलते हैं टर्न आउट। वन मार्कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ हमारे यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन? दिस इज बिकॉज इन 1950 हमारा इलेक्शन कमीशन बना था एंड द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। यानी कि एक बार इलेक्शन कमीशन जो है, वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्ट हो गया, ही डज नॉट आंसर टू एनी वन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी नहीं। वो ही इन इलेक्शन डेट्स, कैंपेनिंग, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, किनको इलेक्शन की ड्यूटी में रहना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। अब आता है आपके पेपर में व्हाट आर सम मॉडल कोड्स ऑफ कंडक्ट। ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चेंज भी होते हैं, बट सम ऑफ देम आर दैट वी शुड नॉट थ्रेटन एनीवन, we should not bribe anyone, we should not use a government property for campaigning,
वी शुड नॉट कैंपेन इन द रिलीजियस प्लेसेस या इन द नेम ऑफ रिलीजन, हमें नहीं करना चाहिए। और एक बार इलेक्शन का डेट अगर अनाउंस हो गया तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करना चाहिए। जैसे अभी February 5 को दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन है, सो द चीफ मिनिस्टर या कोई भी जो है कोई नया प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस कर सकता। दे कैन कैंपेन टिल 4 February, फिर 5 को आपका election होगा। Then maybe in 2 or 3 days the results come and the political party which will get the highest vote will become the ruler or government of Delhi, और उसका जो लीडर होगा he or she will become the chief minister. So this is electoral politics. इसमें आपके पेपर के अंदर what makes election commission democratic या फिर role of election commissioner, what are some of the famous slogans, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ नए मतलब जैसे अच्छे दिन आएंगे, इट वॉज अ वेरी फेमस गिवन बाय द प्रेजेंट बीजेपी। रिमूव पॉवर्टी गिवन बाय इंदिरा गांधी कांग्रेस। लैंड टू द टिल्लर लेफ्ट पार्टी। एंड सेव डेमोक्रेसी, इट वॉज गिवन बाय जनता दल। एंड द सेव द प्राइड ऑफ तेलुगुस, दैट वॉज एन टी रामाराव, तेलुगु देशम पार्टी। तो ऐसे कई स्लोगन्स हमारे आते हैं विच आर बहुत मतलब कि दे हैव सिग्निफिकेंस। तो फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाई डू वी नीड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक में रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, देन व्हाई द सीट्स आर रिजर्व्ड, then why the sorry what are the three rules by Supreme Court, the affidavit, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट आर द चैलेंजेस। ये चैलेंजेस आपके अगले साल पॉलिटिकल पार्टी में भी है, सेम है आपका। तो कुछ आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग मनी एंड मसल पावर को यूज करते हैं। दे यूज अ मनी एंड मसल पावर, मतलब धमकाते हैं, कई जगहों पे पैसा देते हैं। समटाइम्स जो कैंडिडेट्स होते हैं, समटाइम्स क्या 90% द कैंडिडेट्स हैव सम और द अदर क्रिमिनल ग्राउंड। सम ऑफ द पार्टीज डोंट गिव द पार्टी टिकट टू नॉर्मल कैंडिडेट्स, वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को देते हैं, डायनास्टिक सक्सेशन। और अगर हम आम तौर पर देखते हैं तो पीपल डोंट हैव मोर चॉइस। और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, अब बड़ी बड़ी पार्टीज को ज्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन छोटे पार्टीज या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो अकेला खड़ा हुआ है, वो लोग अगर हार जाते हैं तो दे हैव टू फेस लॉस। तो दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। The last chapter that we are going to revise from from political science is democratic rights. With this, all your chapters will be covered. तो आप लोग जो हो अपनी तैयारी start कर सकते हो। Now, when it comes to democratic rights, काफी important and last chapter है। And in this, you can expect a 3 marker question. Write a short note on कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक राइट पर। देन आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, लाइक आपका मतलब कि जो यूएस ने ग्वांतनामो बे में किया था, उसके ऊपर 3 marker क्वेश्चन हैज कम। मतलब ये 2 क्वेश्चंस आपके जो है रिपीटेड रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सो हर तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। फ्रॉम डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट्स आपके जो 1 marker में आए हैं, बट राइट अ शॉर्ट नोट आपके ज्यादा आए हैं। नो डेमोक्रेटिक राइट्स जो कहानी है या जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है that why do we need rights and what are rights। राइट्स मतलब ये मेरा राइट है, मेरा हक है। पढ़ना लिखना हर एक बच्चे का हक है। तो राइट इज अ क्लेम ऑफ अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री। लाइक हमारे घर में हम पैदा होते हैं तो हम कहते हैं हमारे तो दादा दादी के पैसों पर हक है। हक तो किसी पर नहीं होता, बट जनरल हम बोलते हैं। सो राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स, जो रीजनेबल हो। तो क्या एवरीवन गेट्स द राइट्स? अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ा था, एंड इन दैट वी लर्नड that India adopted the Bill of Rights from US. So what are those rights?
तो द स्टोरी ऑफ द प्रिजनर्स फ्रॉम ग्वांतनमो बे, मतलब वर्ल्ड टावर पर जो है अटैक हुआ था, विच वी कॉल एज 13, मतलब हमारा जो है सितंबर 13 को हुआ था, 13/9, 9/11 हम बोलते हैं उसको। तो जब वहां पर अटैक हुआ था, द पेंटागन टावर, तो यूएस वॉज फ्यूरियस एंड दे पिक्ड अप अराउंड 600 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक जेल ग्वांतनमो में डाल दिया। नाउ ग्वांतनमो में डालना बड़ी बात नहीं थी। द प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड ओवर देयर, they were not allowed to meet their family member, they were not allowed to approach the court, and ultimately Amnesty International, which is a मतलब कि which is a very famous international organization of human rights, one marker question, उन्होंने इंटरवीन किया था। यानी अगर किसी के पास कोई राइट नहीं होता है, तो द पीपल मे बी टॉर्चर्ड। So in a country, the rights are very important, or people would be tortured. Like if we talk about people, countries जहाँ hereditary rulers हैं, वहां पर राजा अपने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सबको खुद ही चूज करता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन हिम। इन अ डिक्टेटरशिप you cannot ask any question to the dictator. There is no freedom of religion. In UAE, Saudi Arabia के अंदर, the women don't have many rights. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कोसोवो, यूगोस्लाविया का एक, वहां पर देयर वाज अ टाइम, अब नहीं है लेकिन एक टाइम ऐसा था जब देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अल्बेनियन एंड सर्ब्स। अब अल्बेनियंस जो थे वो एथनिक थे, वहीं के रहने वाले, लेकिन सर्ब्स पॉपुलेशन में ज्यादा थे। तो सब चाहते थे कि अल्बेनियंस को वहां से निकाल दिया जाए। तो उनके घरों को जला दिया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। अल्टीमेटली जो उनका लीडर था, मिलोसेविक, ही वॉज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको जो है एग्जीक्यूट किया था, ही वॉज पनिश्ड। सो अगर हम लोग इन तीन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ग्वांतनमो बे, सऊदी अरेबिया, कोसोवो, ऐसे कई कंट्रीज हैं, दीज आर सम ऑफ देम टू नेम, what we find is that if there are no rights, then people can be tortured, people may not be living freely. So in our country, the government, the constitution, when it was set up, it provided certain fundamental rights, मतलब कुछ बेसिक राइट्स हमें दिए गए थे, जो हम इस देश में पैदा हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है। तो व्हाट आर दोज राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट राइट इज इक्वालिटी, यानी कि वेदर एंड इक्वालिटी के अंदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। आपका पेपर में कास्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ऐसे कई जगहें इंडिया के अंदर हैं जहां अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस्ड इवन टिल डेट, वेयर सम ऑफ द कास्ट आर कंसिडर्ड आउटलॉस, मतलब उनको जो है अपने साथ बिठाया नहीं जाता। They are not allowed to enter into the public places, the wells, और उनको टॉर्चर किया जाता है। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, जो प्रोहिबिट करती है अनटचेबिलिटी को, सो इट गिव्स अस द राइट दैट एवरी वन, वेदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और an ordinary person, you are equal in front of law. No government, no person can discriminate you on the basis of your gender, caste, religion, or anything. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी पब्लिक प्लेस में एवरी वन इज इक्वली ट्रीटेड, एवरी वन हैज द जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, बन सकता है। द सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, विच इज अ क्लस्टर ऑफ राइट्स। ये आपके पेपर में अलग से आता है। फ्रीडम जो है, इसके अंदर कई फ्रीडम है। आपका लिबर्टी, एक जगह से रहना, दूसरी जगह पर जाके रहना, एनी प्रोफेशन आपको
डॉक्टर बनना बनो, आपको इंजीनियर बनना बनो, आपको नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। राइट टू रीलोकेट, आप यहां पर हो, आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आपको अपनी बात बतानी है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज थ्रू न्यूज़पेपर, लेटर्स, मीडिया, you can, but you should not hurt others. So there are number of rights under right to freedom. The third is right against exploitation. ये काफी बार पेपर में 3 मार्कर में आया है, और इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं क्लास 9। यानी exploitation means banning of child labor. Any child below 14 years should not be made to work compulsorily for money. Then आपका व्हाट वी कॉल एज बॉन्डेड लेबर, किसी को बिना पैसे या कम पैसा देकर उनसे काम करवाना, अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कई लोग होते हैं वो लोगों को बेगर बना देते हैं, उनको बेचते खरीदते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिया प्रैक्टिसेस अ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं। Means no one is discriminated on the basis of the religion. The government does not follow any religion. इंडिया हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई नहीं है, इंडिया के अंदर सारे रिलीजन्स इक्वल है। यू कैन प्रैक्टिस प्रोफेस योर रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। देर इज नो फोर्सफुल कन्वर्जन। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मीन्स ये उन माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है जिनको पहले एजुकेशन नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट जो है उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देती है कि अगर वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना चाहते हैं, सो दैट दे आर एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो दे गिव दैट राइट। हमारे यहाँ कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर अंडर दिस राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि ये जो 5 राइट्स हमने पढ़े हैं ना, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एंड कल्चर, ये बिल्कुल वेस्ट है अगर आपके पास रेमेडीज नहीं है। मतलब अगर इन राइट्स में से किसी एक राइट को वॉयलेट किया तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, किसका दरवाजा खटखटाओगे? So, under the right to constitutional remedies, you can knock the door of the court. आप कोर्ट में जाकर जो है you can put the अपना जो है PIL डाल सकते हो, you can put your case forward your case. और right to constitutional remedies was called as the heart and soul of constitution by Dr. B.R. Ambedkar. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। प्लस अब देर आर सो मेनी एरियाज, जैसे PIL डाल सकते हो। PIL कब होता है? जब एक इंसान का नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको परेशानी हो रही है, लाइक पोल्यूशन हो रहा है, तो देर आर मेनी पीपल जो PIL डालते हैं, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लिटिगेट करना। तो यू कैन यूज योर राइट्स, लेकिन उसके लिए आपको अपने राइट्स की आपको जानना जरूरी है। And if anyone violates these rights, you can also knock the door of the court. In some countries like South Africa, कुछ और भी राइट्स हैं, लाइक हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट नहीं है, हाउस हाउस वाला, क्योंकि हम सबको प्रोवाइड नहीं करते, वहां पर है राइट टू। देन दे ऑल्सो हैव राइट टू प्रिवेसी, यानी कि कोई भी आपके जो पर्सनल टॉक्स है, लाइक कॉन्फिडेंशियल टॉक्स होते हैं ऑफिस में, उनको जो है टैप नहीं कर सकता। इन आवर कंट्री वी डोंट हैव। यस, कुछ चीजें हमारे यहाँ एक्सपैंड हुई है विच आर नॉट बेसिक राइट्स, विच आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल आपके वही नीचे वाले हैं, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, RTI, right to information. These are some of the welfare rights
जो जब हमें चाहिए होता है तब उसको ले लिया जाता है, एंड दे आर एनफोर्स। जो डेमो फंडामेंटल होते हैं वो राइट्स होते हैं जिनको जो आपको इस देश का मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज डेमोक्रेटिक राइट्स। आपके पेपर में कोसोवो वाला अलग से आ सकता है। जो आपका ग्वांतनमो है वो 1 मार्कर में आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, वो आपके किसी भी राइट्स के ऊपर आपके आ सकता है। सो दैट यू हैव टू राइट। राइट टू इक्वालिटी, देन व्हाई इज राइट टू फ्रीडम कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ राइट्स, क्योंकि उसमें कई राइट्स इंक्लूड होते हैं। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं: चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Why India is called as secular state या right of religion? Who called right to constitutional remedies as heart and soul of constitution? Dr. B.R. Ambedkar. So that is the chapter democratic rights. And with this, three chapters today we have done. One is electoral politics, second is democratic rights, and third is constitutional design. And the entire, I think, syllabus in political science is also now over. Right?